हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर लेकर आई हूं मैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जनरल एंट्री का वन शॉर्ट वीडियो। यहां पर मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज एक वीडियो के अंदर बता दूंगी। आपको जो भी कंफ्यूजन है इस वीडियो को देखकर पूरा खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी जो पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर नहीं है अभी तक तो आगे के जो चैप्टर्स है उनमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो आज इस वीडियो में हर वो जनरल एंट्री जो इंपॉर्टेंट है उसे समझेंगे और साथ ही साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। किसके साथ? जनरल एंट्री के रिवीजन के साथ। यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज के साथ। तो चलिए थोड़ा सा हम जनरल के बारे में समझ लेते हैं। जनरल इज अ बुक विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, मेरी एक साड़ी की शॉप है। जैसे ही मेरे यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है मैं तुरंत उसे रिकॉर्ड कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बाद में आगे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करना है। मुझे ये देखना है कि कितनी मेरी साड़ियों की सेल हुई है, कितनी मैंने साड़ियां मंगाकर बेची हैं। तो इन सब चीजों का हिसाब किताब रखना है। तो मैं तुरंत जैसे ही मेरे पास कोई सेल होती है उसका हिसाब किताब रख लेता हूं, या मैं किसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करता हूं तो उसका हिसाब किताब रख लेता हूं, या मैं जहां पर मेरी साड़ी की शॉप है उसका रेंट देती हूं तो उसका हिसाब किताब रख लेती हूं। तो यहां पर मैं हर वो चीज का हिसाब किताब रखती हूं जो चीज मेरे मॉनिटरी टर्म में खर्चे हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सब चीजों को लिख रहे हैं। अब इसमें किस चीज का ध्यान रखा जाता है कि डेट वाइज लिखे जाते हैं। जिस डेट पर होते हैं उस डेट पर ये लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन भर उसको लिख रहे हैं, सुबह जितने भी ट्रांजेक्शन हुए शाम को बैठकर उन सबकी एंट्री कर ली। तो यहां पर इन्हें क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग करना कहते हैं। और जो एंट्री बनती है उसे क्या कहते हैं? जनरल एंट्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्लास 11th में जनरल एंट्री। कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जो जनरल एंट्री का बच्चों फॉर्मेट होता है बहुत ही ज्यादा इजी होता है। देखिए, ऊपर ऐसे जनरल लिख देते हैं, इसके बाद डेट लिखते हैं, सेकंड में पर्टिकुलर लिखते हैं, LF मतलब लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, इस तरह से 5 कॉलम बनते हैं। डेट का कॉलम थोड़ा सा छोटा बनता है, पर्टिकुलर में एंट्री होती है इसलिए इसका कॉलम बड़ा बनता है। LF खाली रहता है, ये हमारे लिए नहीं है, ये जो ओरिजिनली काम कर रहे हैं, जिनकी ओरिजिनली उसकी शॉप है साड़ी की, वो इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, हमें इसे ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे अमाउंट डेबिट का, यहाँ पर अमाउंट क्रेडिट का लिखा जाता है। आखिरी में पूरी एंट्रीज कर दी जाती हैं। क्लियर? अब क्या है, देखो जो मेथड है, अब आपको कोई भी ट्रांजैक्शन की जो मेथड है उसे फॉलो करना जरूरी है। मेथड क्या होती है? देखो, जैसे मैंने सामान बेचा तो अभी हमने देखा कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। मतलब हमने जब सामान बेचा तो हमारे पास से सामान चला गया, तो हमारे पास से सामान गया लेकिन हमारे पास कैश भी आया, पैसा भी आया, तो 2 एस्पेक्ट हो गए। तो यहां पर किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है उसके रूल्स बताए गए हैं। 2 मेथड बताई गई हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होती है एंड सेकंड होती है मॉडर्न मेथड। आपके स्कूल में हो सकता है कि आपको मॉडर्न मेथड के थ्रू डेबिट क्रेडिट करना सिखाया गया हो, या हो सकता है ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू डेबिट क्रेडिट करना सिखाया हो। दोनों ही मेथड बिल्कुल करेक्ट होती हैं, आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है मॉडर्न मेथड को फॉलो करती हूँ। मुझे लगता है वो थोड़ी सी ईजी होती हैं। क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड में? 3 तरह के अकाउंट होते हैं, हमें पता ही है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जितने भी हमारे पास रिसीवर होते हैं, ठीक है, उन्हें मैं क्या करती हूँ? डेबिट करती हूँ। साथ ही साथ रियल और नॉमिनल अकाउंट में किसको डेबिट किया जाता है? रियल अकाउंट में जो भी हमारे पास आता है, व्हाट कम्स इन, ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास आया उसे क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पर जो रिसीवर है उसे डेबिट करेंगे और यहाँ पर जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उन्हें डेबिट करेंगे। इसी तरह से क्रेडिट का क्या रूल है? जो भी गिवर है, देने वाले को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जो भी बाहर जा रहा है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जो भी इनकम और गेन है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये रूल है। जब भी आप जनरल एंट्री करो ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू, एक पेज ले लो और उस पेज पे ये पूरा रूल लिख कर रख लो और फिर आप एंट्रीज करना स्टार्ट कर दो। अब इसी तरह से यदि मैं मॉडर्न मेथड को देखती हूँ,
तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बना लेते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है। ये इसलिए इजी होता है कि देखो आपको यहाँ पर क्या होता है ना, पर्सनल अकाउंट में ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल में ध्यान रखना पड़ता है, नॉमिनल में ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मॉडर्न मेथड में क्लियरली दिया होता है कि ये एसेट्स हैं तो एसेट्स हमें समझ में आ जाती है, फर्नीचर हुआ, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, हमें समझ में आ गया। उस तरह लाइबिलिटी जो भी हमें पेमेंट करना है, हमारा लोन हुआ, ये सब चीजें हमारी लाइबिलिटी आ गई। उसके बाद कैपिटल के बारे में हमें क्लियर है, रेवेन्यू जो हमने अर्न किया वो रेवेन्यू अकाउंट में आता है, जितने भी हमारे खर्चे हैं वो एक्सपेंसेस अकाउंट में आते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं, जितना भी इंक्रीज होता है, देखो इसको मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताती हूँ, मैं खुद भी इसी तरीके से करती हूँ इसलिए मैं वही आपको बताती हूँ। यहां पर इंक्रीज लिखो, यहां पर इंक्रीज लिखो और यहां पर 3 जगह इंक्रीज लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इंक्रीज, बस आपको सीक्वेंस ये ध्यान रखना है, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इसका सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद ये इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला इंक्रीज है यहाँ पर, लास्ट वाला इंक्रीज है, उसके बाद बीच वाले तीनों इंक्रीज हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, जब एसेट्स इंक्रीज होगी तो उसे डेबिट करेंगे, उस तरह से लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे उन्हें डेबिट करेंगे। ठीक इसके अपोजिट होता है, यहां पर डी, डी और डी, और यहां पर ऊपर डी और नीचे डी। मतलब जब लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू डिक्रीज होंगे तो उन्हें डेबिट करेंगे, और जब वो लोग क्या होगी, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब ये डिक्रीज होंगे तब इनको क्या करेंगे, हम इनको क्रेडिट करेंगे। तो बस आपको यही रूल को फॉलो करना है, किस मेथड में, इस मेथड में। क्लियर। अब चलो, अब हम यहां पर देखते हैं इंपॉर्टेंट एंट्री। अब आप बोलेंगे मैडम आपने ये क्या टांग दिया, तो देखो बच्चों ये वही मॉडर्न मेथड है, उसके सारे रूल्स लिखे हुए हैं। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इंक्रीज, डिक्रीज, 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 इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, 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 डिक्रीज। आपको भी यदि आपके अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो इस तरह से इसे लिखकर रख लेना है। 4-5 क्वेश्चन करेंगे तब तक आपको इसकी नीड पड़ेगी, फिर जब आप 6th क्वेश्चन करना चालू करेंगे तब आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी। शुरू के क्वेश्चंस में आपको इसकी नीड पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर मैं सब क्वेश्चन तो नहीं करा सकती क्योंकि एंट्री रिपीट होती जाती है, तो मैं जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं उनको रिवाइज आपको करा देती हूँ क्योंकि ये 1 शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ बच्चों। सबसे पहली एंट्री क्या है, हमने सैलरी पेड करी, ठीक है। सैलरी पेड करना बच्चों हमारा क्या है, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, हमने सैलरी पेड करी तो सैलरी क्या हुआ, सैलरी हमारी जब हमने पेड करी तो कितनी पेड करी, 1 लाख करी हमने सैलरी पेड। तो सैलरी पेड करने पर क्या हुआ, जो हमारा रेवेन्यू है, सॉरी जो हमारा एक्सपेंसेस है वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। हमारा जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो गया। जब आप सैलरी किसी को पेड कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है वो सैलरी पेड करना, तो वो इंक्रीज हो गया। तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो देखो यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया, और टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब हमने किसी को सैलरी पेड करी तो कैश हमारे पास से चला गया ना। और हमारा कैश जब हमारे पास से क्या हो गया, तो हमारी जो एसेट्स है, कैश हमारा एसेट्स है, तो हमारा एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना। इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। सिंपल सा फंडा है। सैलरी एक्सपेंसेस है, सैलरी जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, और एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो बस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। इसके बाद देखो कंपाउंड एंट्री होती है, वो सिंपल एंट्री थी, ये कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री में क्या बोल रहे हैं, ऑफिस फर्नीचर इज परचेज 4 जुलाई 2022 फॉर 25,000 एंड सेम डेट मशीनरी ऑल्सो परचेज 75,000। तो देखो यहां पर हमने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर परचेज क्या है, तो जो हमारा फर्नीचर है वो हमारी एसेट्स है ना, और जब एसेट्स इंक्रीज हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो देखो फर्नीचर अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। अब यहां पर कंपाउंड एंट्री है, मतलब 2 को डेबिट करना है। तो यहां पर दूसरा क्या हमने परचेज किया, मशीनरी परचेज करी 75,000 की। तो देखो हमारा 75,000 भी एसेट से वो इंक्रीज हो गया, तो मुझे यहां पर उसको भी क्या कर देना है बच्चों, डेबिट कर देना है। क्लियर। और कैश क्या हुआ, हमने इतनी सारी चीजें खरीदी तो हमारा कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कैश चला गया। तो कैश भी हमारी एसेट्स है, तो जब हमारा कैश कम हो गया तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गया ना। बस वो आपको अपने साथ में रखना है मॉडर्न मेथड का। उसके बाद कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो अधिकतर पूछी जाती हैं, जैसे विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ विजय ने स्टार्ट किया बिजनेस। तो अब जब उसने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी क्या हुई, कैपिटल भी इंक्रीज हो गई और कैश भी इंक्रीज हो गई।
ठीक है ना। कैश क्या है, कैश हमारी एसेट्स है, जब एसेट्स इंक्रीज हुई तो उसे डेबिट कर दिया। और कैपिटल क्या है, कैपिटल जब हमारी इंक्रीज हुई तो यहाँ पर देखो ये कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल जब इंक्रीज हुई तो उसे क्रेडिट कर दिया। अमाउंट तो मैंने मन से लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो आप लिखना, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में सामान खरीदा। तो देखो बच्चों, जब हम सामान खरीदते हैं तो कैश हमारे पास से चला जाता है, कैश हमारे पास से कम हो जाता है। तो देखो कैश क्या है, हमारी एसेट्स है, कैश जब डिक्रीज हो गया तो उसे क्रेडिट कर दिया। हमारा परचेज क्या है, परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, और जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया। क्लियर हुआ। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम कार्तिक ऑन क्रेडिट। देखो कैश में दिया है तो कैश हमारा चला गया, एसेट्स हमारी चली गई, लेकिन यहाँ पर उधार में हमने सामान बेचा है। ध्यान रखिएगा, हमने ये जो सामान खरीदा है, सॉरी उधार में खरीदा है, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारा क्या हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम टू कैश अकाउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम टू कार्तिक अकाउंट करेंगे, क्योंकि उधार में है। जब हमारा कार्तिक अकाउंट टू होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है, अब हमें उन्हें पैसा देना है। तो यहाँ पर जब हमें उन्हें पैसा देना है तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है 25,000 से, तो उस व्यक्ति का नाम हमें लिखना पड़ता है कि 25,000 अभी हमें उसे पे करना है, तो टू कार्तिक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर हो गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, देखो हमने कैश में सामान बेचा। जब हमने कैश में सामान बेचा तो हमारे पास क्या हो गया, हमारा रेवेन्यू जो है, ठीक है ना, सेल्स के थ्रू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमें यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर डेबिट किसे करेंगे, कैश को करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमने सामान बेचा तो हमारे पास एसेट्स इंक्रीज हो गई, पैसा आया ना, कैश भी तो हमारी एसेट्स है, पैसा आया तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, इसलिए हमें कैश अकाउंट डेबिट करना है। और सेल्स के थ्रू बेचा है हमने, ठीक है। तो हमने, हमारा क्या हुआ, जब हमने सेल्स के थ्रू बेचा तो सेल्स हमारी इंक्रीज हो गई। तो रेवेन्यू में जो जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर ये एंट्री होगी, सोल्ड गुड्स टू आरोहा ऑन क्रेडिट। ठीक इसके अपोजिट होगी, जो कैश अकाउंट डेबिट कर रहे थे, यहां पर हमने सामान बेचा है, आरोहा को उधार में बेचा है। अभी हमें पैसा नहीं मिला है लेकिन मिल जाएगा, तो हमें उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा, आरोहा अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट वही रहेगा। उसके बाद परचेज्ड एसेट्स फॉर कैश, हमने कोई भी एसेट्स खरीदी वो कैश में खरीदी है। तो देखो जब हमारी जो एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। अब जब हमने एसेट्स खरीदी तो हमारा जो कैश है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो एसेट्स में जब डिक्रीज होती है, दोनों ही एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, तो हमारी जब कैश डिक्रीज हुआ तो हमने उसे क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट कर दिया। बस वही चीजें हैं सारी। उसके बाद परचेज फर्नीचर फ्रॉम कार्तिक ऑन क्रेडिट, यहां पर क्रेडिट पे है तो यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा, लेकिन कैश की जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिट, उसका नाम आ जाएगा कार्तिक का। कैश रिसीव फ्रॉम रोहन, ठीक है, कैश मिला है, कैश इंक्रीज हुआ है हमारा, कैश किससे मिला है, रोहन से मिला है। तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, रोहन है, तो हमें उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा, टू रोहन अकाउंट। हमें कैश मिला है रोहन से। इसके बाद मिला है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए कोई कैश विड्रॉ करते हैं तो हमारी क्या होती है, जो कैपिटल होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हमारी जो कैपिटल थी वो डिक्रीज हो गई, तो हम उसे किस नाम से बताएंगे, ड्रॉइंग के नाम से, कि हमने हमारा जो पैसा था बिजनेस का उसे निकाल लिया। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे, कैश। क्यों, क्योंकि हमारी एसेट्स भी कम हो गई है ना, हमारी कैपिटल भी कम हो गई और हमारी एसेट्स भी कम हो गई। जब हमारी कैपिटल कम हुई तो उसे हमने डेबिट करा, और जब हमारी एसेट्स कम हुई तो हमने उसे क्या किया, क्रेडिट करा। नाम क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर हुई ना। अब बैंकिंग ट्रांजेक्शन, देखो वो जो ट्रांजेक्शन्स थे, ये सारे ट्रांजेक्शन्स थे इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली पूछे जाते थे, लेकिन कई ट्रांजैक्शन रहते हैं जो बैंक से रिलेटेड रहते हैं। जैसे बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक, हमारे पास कोई चेक था जो हमने बैंक में जमा किया। जब हमने बैंक में जमा किया उसको, तो क्या हुआ, हमारा जो पास का जो पैसा था, ठीक है, हमने वो बैंक में जमा किया तो हमारा जो कैश था वो कम हो गया। क्यों, क्योंकि हमने किसी को देना था पैसा, तो हमने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चेक है वो बैंक में जमा हुआ है, और जो हमारा एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमें किसी को देना है पैसा। जब हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, और जब हमारा जो खर्चा है, पैसा गया है, तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर
पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक, हमने बैंक में चेक जमा किया। पेड राहुल बाय चेक, हमने राहुल को पेड किया। राहुल एक हमारा सॉरी क्रेडिटर था, उसको चेक के थ्रू हमने पेड किया है। ध्यान दीजिएगा, राहुल को चेक के थ्रू हमने पेड किया है। तो राहुल कौन है? जिसके पास जा रहा है पैसा, लेकिन उसका नाम हमें इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसा अभी गया नहीं है। यदि कैश के थ्रू करते तो हम कैश हमारी अकाउंट को क्या कर देते, कैश के थ्रू हम उसको लिख देते कि भैया हमने कैश के थ्रू पैसा दिया है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहां पर अभी हमें नाम नहीं दिया है उसका, मतलब क्लियरली हमने उसे पैसा नहीं दिया है, इसलिए हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा राहुल डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि कैश के थ्रू दिया होता तो हम टू कैश अकाउंट लिखते हैं, लेकिन बैंक के थ्रू दिया है तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्लियर? विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से पैसा निकाला, ठीक है, तो हमारे और ऑफिस यूज के लिए निकाला। तो जो हमारी कैश है वो इंक्रीज हो गई, कैश हमारी एसेट्स है वो इंक्रीज हो गई, इसलिए उसे डेबिट करेंगे। लेकिन जो बैंक है, बैंक से हमारा पैसा कम हो गया, तो बैंक भी हमारा क्या था, एसेट्स ही था ना, तो लेकिन वो कम हो गया तो उसे क्रेडिट कर देंगे। देखिए वो रूल को आपको ध्यान रखना है, आपको भी ऐसा कॉपी और पेन पे लेके बैठना है। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, तो यहां पर देखो बैंक के द्वारा चार्ज किया गया, तो मतलब क्या हुआ, हमारा जो खर्चा है, हमारा जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो गया। बैंक ने हमसे पैसा मांगा कि भैया आप इंटरेस्ट का पैसा दो, आपने ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो उसका पैसा दो, तो आप उसका जो भी इंटरेस्ट है वो दो, तो आपका क्या हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और किसने मांगा, बैंक ने मांगा, तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर? बहुत ईजी होती है ये। इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउ किया, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउ किया मतलब इंटरेस्ट मिला। हमारी एफडी वगैरह होगी बैंक में तो उसका हमें इंटरेस्ट मिला। तो जब हमारे पास पैसा आया तो हमने क्या किया, किसके थ्रू आया, बैंक के थ्रू आया, तो हमारी क्या हुई, जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और किसके थ्रू पैसा आया, टू इंटरेस्ट के थ्रू। जिसके थ्रू पैसा आता है, कैश के थ्रू आता है तो कैश अकाउंट कर दो, बैंक के थ्रू आता है बैंक अकाउंट कर दो, किसी पर्सन के थ्रू आता है उसका नाम लिख दो, इंटरेस्ट के थ्रू आया उसका नाम लिख दिया। क्लियर? पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, हमने कोई खर्चा पे किया, रेंट पेड किया, चेक के थ्रू किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट है तो मेरा एक्सपेंसेस था, और जब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो मैं क्या करूंगी, उसको डेबिट कर दूंगी। लेकिन किसके थ्रू पेड किया, बैंक के थ्रू पेड किया, तो टू बैंक अकाउंट कर दूंगी। ठीक है ना, बस वही सारी चीजें दी हुई हैं। अब कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं। मोहन बिकेम बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट का मतलब है इंसॉल्वेंट हो जाना, मतलब वो अब पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो मोहन इंसॉल्वेंट हो गया और वो सिर्फ 60% अमाउंट ही चुका पाया। सपोज जो अमाउंट था वो कितना था, 7,000 का था, लेकिन वो चुका पाया सिर्फ कितना, 5,000, 2,000 का पैसा नहीं चुका पाया। तो अब उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, इस तरह की एंट्री आती है। देखो, तो इस एंट्री को करने के लिए इसको ध्यान रखना जरूरी है, जितना कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, तो हमारा एसेट्स इंक्रीज हुई है, जब हमारी कितनी में हुई है, 60%, 7,000 का 60% 5,000, तो 5,000 लिखेंगे। किससे पैसा मिला है, टू रोहन से, तो उसका लेना कितना था, 7,000 लेना था। ध्यान रखना 7,000 लेना था, लेकिन 60% ही दिया, तो 5,000 कैश आया, 7,000 लेना था, तो 2,000 कहां पर लिखोगे आप, 2,000 आप बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करके लिखोगे। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है बुरा धन, बुरा धन मतलब पैसा ऐसा जो हमें मिलना था लेकिन हमें मिला नहीं, हमारा पैसा डूब गया। हिंदी में उसको बोलते हैं कि पैसा डूब जाना, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेब्ट्स, मतलब जो लोन था हमें मिला नहीं, तो उसकी इस तरह से एंट्री होती है। उसके बाद क्या है, रिकवर्ड फ्रॉम रोहन ओल्ड अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। तो अब जो यहाँ पर देखो, ध्यान रखो, अमाउंट लिखा नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ, जो 2,000 रुपये नहीं मिला था, जिसकी मैंने बैड डेब्ट से एंट्री कर दी थी, अब वो मेरे पास रिकवर्ड हो गया, तो वहां पर मैंने बैड डेब्ट्स क्या किया था, डेबिट किया था। क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं मिला था। लेकिन जब अब वो मुझे मिल गया तो मैं क्या करूंगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी, और कैश में मिला है, ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कैश में मिला है, तो कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है, गुड्स विड्रॉ बाय विजय फॉर पर्सनल यूज। देखो, पर्सनल यूज के लिए विजय ने पैसा निकाला, तो ये तो बहुत सिंपल है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट
टू परचेज। अब आप बोलेंगे कि मैडम इसको परचेज में क्यों डालते हैं? देखिए, चैरिटी हुई, सैंपल ऑफ गुड्स हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, हमेशा इनको परचेज के थ्रू ही मेंशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम खर्चा बताते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर हमने खुद क्या खर्चे के लिए पैसा निकाला है वो क्लियरली नेम दिया है। यदि नेम नहीं दिया होता तो मैं क्या करती, टू कैश कर लेती। ठीक है, हमेशा ड्राइंग में ये ध्यान रखो कि यदि नाम दिया है तो टू परचेज अकाउंट में डालेंगे, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है, जिसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब भी किसी का नाम दिया है विजय, तो आपको क्या करना है, विजय नहीं लिखना है, यहां पर आपको परचेज लिखना है। और यदि ये नाम नहीं दिया होता तो आप डायरेक्ट कैश लिख देते। क्लियर? चलो, सुरेश डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज अ चैरिटी। देखो मैंने अभी बोला था आपसे, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। चैरिटी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, तो हमने चैरिटी अकाउंट डेबिट कर दिया और उसको हम कभी भी कैश में नहीं डालेंगे। यहाँ पर क्लियरली सुरेश का नाम दिया है तो उसे मैं कहाँ पर डाल दूंगी, परचेज में डाल दूंगी। क्लियर? शीनू डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट के लिए भी वही जनरल एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट एंड फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। अभी मैंने आपको बताया शिल्पा हैड टू बियर लॉस ड्यू टू द थीफ्ट और फायर, मतलब चोरी हो गई, आग लग गई, उसके कारण उसे नुकसान हो गया, तो उसे डेबिट करके टू परचेज अकाउंट कर दूंगी, क्योंकि ये सब तो है तो खर्चे ही ना मेरे, ये सब नुकसान है ना मेरे, पर परचेज अकाउंट में मुझे उसे डालना पड़ेगा। काव्या परचेज मशीनरी एंड पेड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो देखो, उसने मशीनरी खरीदी और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी पेड किए। तो जब मशीनरी खरीदी तो मशीनरी हमारे पास इंक्रीज हो गई, एसेट्स मेरी इंक्रीज हो गई, और कैश में मेरा पैसा चला गया, तो टू कैश अकाउंट करेंगे। तो बस वही एंट्री है, ये दोनों ही चीजें एसेट्स है ना। करिश्मा पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पोस्टेज एंड कन्वेनेंस। तो देखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है, मेरा खर्चा है, जनरल खर्चे जो होते हैं ना, जब वो इंक्रीज हुआ तो मैं क्या करूंगी, उसे डेबिट कर दूंगी। और कैश, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, कैश में हम इसे लेके चल रहे कि हमने कैश में पेमेंट कर दिया, तो टू कैश अकाउंट कर दूंगी। ठीक है। छोटे लाल अ टिम्बर डीलर यूज्ड वुड फॉर हिज गोडाउन टू मेक टेबल फॉर ऑफिस यूज। तो देखो यहाँ पर क्या है, टेबल बनाता है ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, टिम्बर डीलर यूज टू वुड हिज गोडाउन टू मेक टेबल फॉर ऑफिस यूज। तो यहाँ पर देखो, जब वो ऑफिस यूज के लिए टेबल बनाता है तो उसने एसेट्स खरीदी, टेबल बनाने के लिए एसेट्स खरीदे ना, तो हमने क्या हुआ, एसेट्स जब उसने खरीदी तो एसेट्स क्या हो गई, हमारी इंक्रीज हो गई, तो 1 लाख के हमने एसेट्स कर दी। लेकिन यहाँ पर हमने खरीदी है तो परचेज को नीचे लाना है। ठीक है, हमेशा ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को। जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, हमने गुड्स खरीदा, हमने कपड़े खरीदे, हमने कुछ भी खरीदा, तो आपका क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि एसेट्स को ऊपर रखना है और परचेज को नीचे रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैंने स्टार लगाया है, आपको भी ये बात को ध्यान रखना है। एक्स सोल्ड गुड्स टू जेड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। देखो, एक्स ने सोल्ड किया गुड्स किसको, जेड को। अब उसने उस जेड को क्या किया, 10% क्या ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, ये अमाउंट को ध्यान नहीं देना, ये गलत अमाउंट लिखा हुआ है। तो जब एक्स ने जेड को सामान सोल्ड किया, ठीक है, तो अब उसने एक्स सेल कर रहा है और ये परचेजर है, ये बेचने वाला है, ये खरीदने वाला है। तो अब जब बेचने वाला सामान देगा तो वो इसको क्या करेगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट देगा और 10% कैश डिस्काउंट देगा। तो कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है। तो ये अलाउ में कहते हैं, डिस्काउंट अलाउ। जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउ। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट में जो अमाउंट आएगा वो कैश डिस्काउंट का आएगा, ट्रेड डिस्काउंट का नहीं आएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। जब हम कोई सामान सेल कर रहे हैं तो हमेशा डिस्काउंट अलाउ करते हैं, उसे डेबिट करते हैं, और अमाउंट आता है सिर्फ कैश डिस्काउंट का। क्लियर? अब कुछ एंट्रीज हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इनको धीरे धीरे आप जब करेंगे तो आपको खुद ध्यान में आ जाएंगी किस तरह से ये एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उसके बाद किस चीज की एंट्री होती है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब हमें मिला ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, जब हम फॉर्म से ड्राइंग लेते हैं, अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं, तो हमें उसके साथ उसका इंटरेस्ट पेड करना होता है, तो वो हमारा खर्चा हो गया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमेशा क्रेडिट करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करके शो करते हैं, जो एक्रूड इनकम होती है उसे भी डेबिट करते हैं। इसके बाद जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, उसको क्रेडिट करने के बाद आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो इसमें पूछे जाते हैं, वो और बता देती हूँ। अब ये देखो बच्चों, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल, तो जनरल के कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना कि ये डे टू डे ट्रांजैक्शन में यूज होता है या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की, यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट होता है, साथ ही साथ यहाँ पर नरेशन भी लिखा जाता है। इस तरह से आप पॉइंट्स बनाकर लिखकर बता देना। उसके बाद है स्टेट द नीड ऑफ सब डिवीजन ऑफ जनरल। आपको सब डिवीजन ऑफ जनरल करने की नीड क्यों है? देखो, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें कई तरह के सेल्स होते हैं, परचेज होते हैं, दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। यदि वो सभी ट्रांजेक्शन को साथ में लिख देंगे तो उनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल होगा, तो वो क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे जैसे सेल की एंट्री होती है, सेल का ट्रांजेक्शन होता है उसे सेल्स बुक में लिख देते हैं, परचेज का होता है उसे परचेज बुक में, परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, जनरल प्रॉपर मतलब छोटे छोटे खर्चे उसे अलग बना देते हैं। तो यहाँ पर इस कारण इसकी नीड होती है। गिव द एडवांटेज ऑफ जनरल, तो देखो यहाँ पर वही ट्रांजैक्शन क्या करता है, ये जो गलतियां होती हैं उनको मतलब पॉसिबिलिटी उनकी बहुत कम हो जाती है, इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही बता देना। जनरल ऑल्सो सफर द वेरियस लिमिटेशन, यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी होती हैं क्योंकि जनरल बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, ये एक व्यक्ति के द्वारा हैंडल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति की नीड होती है इसे हैंडल करने के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोस्टिंग जेएफ जनरल टू द एंटर इन द जनरल एट द टाइम एंट्री इज पोस्टेड टू द अकाउंट। तो जेएफ में नंबर किसका डाला जाता है? अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि जेएफ वाले कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो अब ये जो जेएफ वाला नहीं, सॉरी एलएफ वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है, लेकिन जब हम लेजर एंट्री करेंगे उसमें जेएफ का कॉलम बनता है। तो किस पेज पर आपने जनरल एंट्री की है उसे वहां पर जेएफ में लिख देते हैं, वो किस पेज पर आपने लेजर एंट्री की है उसे यहाँ पर एलएफ के पेज पर लिख देते हैं, बस वही चीज है। Why are the rules डेबिट क्रेडिट सेम फॉर बोथ लाइबिलिटी एंड कैपिटल? तो ये बोल रहे हैं कि लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए रूल्स क्यों हैं, क्योंकि देखो जो बिजनेस एंटिटी की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो ये कहता है कि हमेशा जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग है। बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग है। जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बिजनेस से उसे पैसा वापस मिले, तो वो क्या सोचता है कि यार ये मैंने कैपिटल लगाई है, मुझे इससे कुछ पैसा वापस मिले। इसी तरह बिजनेस की भी लाइबिलिटी होती है कि उसके जो बिजनेसमैन ने उस पर पैसा लगाया है वो उन्हें वापस दे, तो इसलिए इसे लाइबिलिटी भी बोला गया है और कैपिटल भी बोला गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम लार्ज क्वांटिटी में कोई सामान खरीदते हैं तो हमें क्या होता है, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे मैं होलसेलर हूं, मैं मैन्युफैक्चरर के पास गई और लार्ज क्वांटिटी में मैंने सामान खरीदा तो उसने मुझे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। लेकिन जब ये सामान मैं कस्टमर को बेच रही हूं तो मैं क्या करूंगी, कैश डिस्काउंट दूंगी। आपने देखा होगा ना, कभी भी आप कहीं मॉल में जाते होंगे तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा रहता है, हमेशा कैश डिस्काउंट ही लिखा रहता है। देखिए लास्ट है, डिस्क्राइब हाउ अकाउंट आर यूज टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट टू इफेक्ट द ट्रांजेक्शन। तो देखो आप इसमें ये मेथड जो है मॉडर्न मेथड, उसके बारे में लिख सकते हैं कि जब मॉडर्न मेथड में एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं, वही एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। इसी तरह लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में सारी डिटेल देकर इस थ्योरी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने पूरी जनरल एंट्रीज जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं उन्हें कवर किया। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा लेजर का, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।